दोस्तों आज हम फ्रांस की क्रांति के बारे में जितने भी एमसीक्यू में आएंगे जो पेपर में वो हम करने वाले हैं, ठीक है। तो 9th क्लास के बच्चे ध्यान से देखें। सबसे पहला आता है क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति कब हुई? फ्रांस की क्रांति कब हुई? फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई। कब हुई? 1789 में हुई। फ्रांस की क्रांति के कारण क्या थे? सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक, राजनीतिक बहुत तरह के कारण थे जिसमें फ्रांस में जो क्रांति हुई थी वो 1789 में हुई। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, तो ये क्रांति थोड़ा व्याख्या कर लेते हैं। फ्रांस में क्रांति क्यों हुई थी? देखो 1789 में फ्रांस को एक आजादी की क्रांति लोगों ने लड़ी। क्यों? क्योंकि उस टाइम जो फ्रांस में जो शासक था वो था लुई 16वीं। कौन था? लुई 16वीं, जो अपने पिता की मृत्यु के बाद 1774 में 1774 में वो बना था। क्या बना था? 1774 में राजा बना था, मगर वो निरंकुश था। और दूसरा, जो भी राज खजाना था उसने क्या करा? उसी पैसों को सब कुछ तबाह कर दिया, ठीक है। जो भी राजा था, जो भी पैसा था, उस तरीके तो वो निरंकुश था, इसलिए वहां पर क्रांति हुई। क्या हुई? 1789 में। अगला यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है लिरबे क्या थी? दोस्तों लिरबे क्या थी? लिरबे फ्रांस की एक मुद्रा थी, ध्यान रखना। लिरबे क्या थी? फ्रांस की मुद्रा थी। फ्रांस की मुद्रा को लिरबे बोलते थे, ठीक है। अब लिरबे जो थी इसको अब बाद में समाप्त कर दिया। जैसे हिंदुस्तान में रुपया बोलता है, ऐसे ही फ्रांस की मुद्रा को लिरबे बोलते हैं। तो 1794 में इसको खत्म कर दिया, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? जब फ्रांस की जो क्रांति हुई थी भाई, लोगों ने जब विरोध करा, उस टाइम कौन राजा था? उस टाइम राजा था लुई 16वीं। कौन राजा था उस टाइम? लुई 16वीं, है ना भाई? लुई 16वीं था ना उस टाइम, लुई 16वीं था, ध्यान रखना। ये बोल रहा है फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई। लुई 16वीं 1774 में राजगद्दी पर बैठा। फिर वो जो राजा था वो निरंकुश था, अत्याचारी था। उसने जितना भी राज खजाना था उन सबको ऐसो आराम में उसने वो करा, जिससे कि वहां की जनता का हो गया। स्टेट से क्या अभिप्राय है? वहां पे स्टेट थे, जो स्टेट थे वो फ्रांस में वर्ग को विभाजित करते हैं। फ्रांस में वर्ग, जैसे कि हमारे, ठीक है, स्टेट में तीन, वहां पे जो फ्रांस में स्टेट थे, 3 स्टेट थे। पहला स्टेट था जो पादरी वर्ग। क्या था? पादरी, ठीक है, जो चर्च की सेवा करते हैं। दूसरा स्टेट था वहां पे कुलीन वर्ग, जो थोड़े अमीर घराने से, जैसे राजा महाराजा के घराने से मान लो। तीसरा है माध्यम वर्ग। कौन आता है? माध्यम, सभी लोग, बाकी जो भी है। तो 3 प्रकार के स्टेट थे वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो समाज को, फ्रांस में समाज में वर्ग को विभाजित किया गया। तो यहाँ पे बता भी दिया मैंने, 3 प्रकार के हैं, पादरी, कुलीन और व्यवसाय में जैसे वकील, किसान, कारीगर, छोटा किसान, कोई भी आता है यहाँ पे मध्यम वर्ग में वे सकते। इसमें कोई जाति वाति आई नहीं है ना। तो इस तरीके से काम के आधार पे वर्ग बांटा गया। किसके आधार पे? काम के आधार पे। भाई जैसे मतलब कि तुम वहां जाकर तुम पंडिताई करोगे तो ये भी तो काम है ना? काम है। तुम जैसे तुम पुलिस में जा रहे हो, वो भी काम है ना, काम के आधार पे। कोई इसमें जाति वाति आई, किसकी क्या जाति है नहीं है ना। तो इस तरीके से ये बोल रहा द्वितीयक स्टेट में कौन शामिल हो? द्वितीयक स्टेट में कुलीन वर्ग आते हैं। कौन आते हैं? कुलीन वर्ग आते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं जो एक वही है, मैंने बताया प्रथम वर्ग पादरी प्रथम वर्ग होता है, कुलीन वर्ग द्वितीय होता है, बाकी जो होते हैं तृतीय वर्ग में ये सब आते हैं, किसान विसान व्यापारी। तृतीयक वर्ग में कौन शामिल नहीं होता है? तृतीयक वर्ग में दोस्तों कुलीन वर्ग शामिल नहीं है। बाकी कर्मचारी, व्यापारी, किसान, ये सब क्या है? तृतीयक वर्ग में आते हैं। बाकी कौन शामिल नहीं है? कुलीन वर्ग, इसमें क्वेश्चन में लिखा है, ठीक है। अगला बोला पादरी वर्ग किस स्टेट के अंतर्गत आता था? पादरी जो किस स्टेट के अंतर्गत शामिल था? प्रथम, ठीक है, प्रथम वर्ग में। जो चर्च की काम, चर्च की देखभाल करते हैं, पादरी वर्ग बोलते हैं उनको, ठीक है। फ्रांस समाज में कितने प्रतिशत की जनसंख्या किसानों की थी? फ्रांस में कितने प्रतिशत जनसंख्या थी किसानों की? 90%। कितनी? 90% वहां पे थी, ठीक है। ये बोल रहा है 90% किसानों की थी, बाकी 60% कुलीन, पादरी और अमीर लोगों की थी। इनमें से किसे राज्य को दिया जाने वाला कर देने से छूट थी? भाई राज्य को सब कोई छूट दे, सब कोई टैक्स देता था राज्य को, राजा को। बाकी है ना पादरी वर्ग थे जो चर्च के, वे कभी टैक्स नहीं देते थे, वे टैक्स नहीं देते। बाकी बल्कि वे तो टैक्स लेते थे जनता से, जिसको बोलते हैं टाइद। क्या बोलते हैं? टाइद बोलते हैं, ठीक है भाई। तो ये बोलते हैं, तो पादरी जो वर्ग है उसको वो टैक्स नहीं देते थे बल्कि टैक्स लेते थे, ठीक है। दे रहा ये, ओके।
अगला बोलता है इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर था। प्रत्यक्ष कर को टाइल बोलते, टाइल, ठीक है, सीधा जनता सरकार को देती थी। राजा द्वारा सीधा जनता को जो टैक्स दिया जाता है, नमस्ते, ठीक है, उसको टाइल बोला जाता है, टाइल, ठीक है। जो टाइद होता है वो धर्म कर होता है, वो टाइद, ठीक है, टाइद लिखा हुआ, ये किसको देते थे, ये जनता उसको देते थे, पादरी को देते थे, ठीक है। अगला बोलता लिरवे फ्रांस की मुद्रा का नाम था, ये तो पता ही है। इनमें से कौन चर्च द्वारा लिए जाने वाला धार्मिक कर था। चर्च द्वारा जो कर लिया जाता था कौन सा था, टाइद, कौन सा, टाइद, ठीक है, टाइद। एक होता टाइल, एक होता टाइद, टाइद था, क्या था, टाइद, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 1789 में जब फ्रांस में क्रांति हुई उस समय फ्रांस की जनसंख्या कितनी थी, बताओ। 2.8 करोड़, 2.8 करोड़ थी, ठीक है, 2 करोड़ 8 लाख बोल सकते हो, ठीक है। 1715 में फ्रांस की जनसंख्या 2.3 करोड़ थी, मगर 1789 में बढ़ के 2.8 करोड़ हो गई, ठीक है। अगला बोला टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट के रचनाकार कौन थे। टू ट्रीटाइजेज के जो थे ऑफ गवर्नमेंट के रचनाकार लोक थे, कौन थे, लोक, इसका आंसर हो जाएगा जॉन लॉक ने टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में राज्य के देवी और निरंकुश अधिकारों का खंडन किया, ठीक है, इस बुक के अंदर। अगला बोल रहा है द स्पिरिट द लॉज के लेखक कौन है। द स्पिरिट द लॉज के लेखक कौन है, मांतेस्क्यू। कौन थे, मांतेस्क्यू। मैंने कहा है ये विचारक है, ये बड़े बड़े रचनाकार है, जैसे हिंदुस्तान के अंदर जैसे गांधी जी बोल सकते हो, अम्बेडकर बोल सकते हो, मुंशी प्रेमचंद बोल सकते हो ना, तो पुराने, तो ये मांतेस्क्यू ने किताब लिखी थी द लॉज, ठीक है, इसकी। अगला बोलता है ये स्टेट जनरल के आह्वान पर तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली का गठन कब किया, ठीक है। तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली का जो गठन किया 1789 में किया, कब किया, 1789 में किया, ठीक है। इसके भी कई कारण थे। इन्होंने क्या करा, नेशनल असेंबली किया जिससे कि वहां पे लोकतंत्र आ सके, ठीक है। तो यहाँ पर किसानों ने बहुत ज्यादा विद्रोह हुआ किसानों को, ठीक है, किसानों को बहुत ज्यादा विद्रोह हुआ, फिर वहां पे कई बहुत सारा वो हुआ, ठीक है। अगला बोलता है यहाँ पे सम्राट के शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्राप्त करने के लिए संविधान कब बनाया। तो वहां पे संविधान कब बना था, ध्यान रखना, 1791 में। कब बना था, 1791 में वहां पे संविधान बना था। और संविधान कैसे बना, 1789 में जनरल के आह्वान पर तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली बनाई। भाई संविधान कैसे बना, पहले बना नेशनल असेंबली, फिर दूसरे नंबर पे, ठीक है, इस असेंबली को मिराबियो और आबे सीए ने किया था, ठीक है। इस असेंबली का नेतृत्व किसने किया था, असेंबली ने किया था मिराबियो और आबे सीए ने किया था, जिसका प्रमुख लक्ष्य संविधान 1791 में पारित करना था, ठीक है। फ्रांस कब गणराज्य बना, 1792 में बना था, ध्यान रखना। 1789 में क्रांति हुई, 1791 में संविधान बना, 1792 में गणराज्य घोषित हुआ और 1793 में लुई जो 16वीं राजा था उसको फांसी दे दी गई। 1793 में लुई 16वीं जो राजा था ना उसको फांसी दे दी, फांसी, ठीक है भाई। तो लुई जो 16वीं आया था 1774 में आया था, कब आया था, 1774। वो क्या था, निरंकुश था, अत्याचारी था, उसने जो भी राज खजाना था सब मौज मस्ती में उड़ा दिया सारा पैसा, तो लोगों में विरोध उत्पन्न हुआ। नेपोलियन फ्रांस सम्राट का कब राजा बना, नेपोलियन बना दोस्तों, नेपोलियन जो बना 1804 में बना, कब बना, 1804 में बना, ठीक है। ये पूरी कहानी लिखी हुई है, पढ़ लेते हैं एक बार कैसे बना। 1792 में जब फ्रांस का गणराज्य घोषित हो गया, भाई फ्रांस अब गणराज्य है कि फ्रांस में कोई राजा नहीं, क्योंकि 1793 में लुई 16वीं को फांसी दे दी गई, ठीक है। फिर उसके बाद तत्पश्चात क्रूर शासक रोबेस्पियर को भी 1793 में गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया, ठीक है, गिलोटिन पर चढ़ा दिया। उसके बाद फ्रांस पर बाहरी राज्यों के हस्तक्षेप के कारण फ्रांस को युद्ध में शामिल होना पड़ा। कई बार वहां पे युद्ध हुआ तो इसपे कि
नेपोलियन ने 1804 में स्वयं फ्रांस का सम्राट घोषित करते कि मैं फ्रांस का सम्राट हूं। वाटरलू की लड़ाई कब हुई? वाटरलू की लड़ाई कब हुई? वाटरलू की 1815 में हुई। वाटरलू की लड़ाई क्या है? 18 जून 1815 को फ्रांस के सम्राट नेपोलियन की सेना का सामना ब्रिटेन, रूस और पर्सा ऑस्ट्रेलिया से लड़ाई हुई, जिस पर नेपोलियन की हार हुई। ठीक है भाई। पर नेपोलियन था, नेपोलियन ने कब अपना आपको राजा बनाया? 1804 में। अब 1815 में वो हार गया। कैसे हारा? वो कई देशों से उसकी लड़ाई हुई, उधर ब्रिटेन, रूस, पर्सा, ऑस्ट्रेलिया, सबसे इस प्रकार चारों तरफ से घिर गया नेपोलियन। ठीक है। तो नेपोलियन, जैसे हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान चारों तरफ से घिरा हुआ है ना, चाइना से, नेपाल से, श्रीलंका से, उधर किधर से, उधर पाकिस्तान से, चारों तरफ से लोग आक्रमण करेंगे तो दिक्कत होगी। तो ऐसे ही क्या हुआ कि जो क्या था यहाँ पे, जो नेपोलियन था वो इस तरीके से हारा गया। अगला क्वेश्चन है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम पुस्तक किसने लिखी? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम रूसो ने लिखी। किसने लिखी? रूसो ने। तीसरा स्टेट क्या है? तीसरा स्टेट क्या है? नाम से प्रचलित पुस्तिका पैम्पलेट किसने लिखी? पैम्पलेट नाम की एक पुस्तक है, वो लिखी आबे सीए ने। किसने लिखी? आबे सीए ने लिखी। ठीक है, इन्होंने लिखा था। इनमें से सक्रिय नागरिक से संबंधित सही कथन का चुनाव कीजिए। सक्रिय नागरिक कौन हो सकते हैं? 25 वर्ष से अधिक आयु वाले जो व्यक्ति है वही वोट दे सकते हैं। हिंदुस्तान में 18 वर्ष वाले देते हैं ना, तो वहां पे अगले बोलता है जैकोबिन क्लब क्या था? जैकोबिन क्लब छोटे दुकानदार और कारोबारों का क्लब था। जैकोबिन क्लब क्या था? छोटे दुकानदार और कारोबारों का क्लब था। ठीक है। लुई सोल्वी के पतन के बाद छोटे दुकानदारों और कारोबारों के नेता कौन बन गए? कौन थे? लुई सोल्वी मर गया भाई, उसको फांसी दे दी गई 1793 में। अब उनके नेता कौन थे बने? मैक्समियर रोबेस्पियर। कौन बना? मैक्समियर रोबेस्पियर बने। आतंक का राज किसने स्थापित किया? आतंक का राज रोबेस्पियर ने किया था। किसने किया? रोबेस्पियर ने किया। दोबारा आया, वो तो और भी खतरनाक निकला। ठीक है, लुई सोल्वी। तो आतंक का राज तो 1793 से 1794 के बीच आतंक का राज्य नाम माना जाता है, जिसमें रोबेस्पियर के नियंत्रण और दंड की नीति अपनाई गई। ठीक है। रोबेस्पियर ने कुलीन, पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के लोगों जो उनकी कार्यशैली में असहमत रखे तो उनको जेल में डाल दिया गया। ठीक है, मतलब जो भी उनके खिलाफ बोलते उनको जेल में डाल दो। ठीक है, उनको फांसी पे चढ़ा दो। तो वो सब चीजें था। गिलोटिन क्या था? गिलोटिन सिर धड़ से अलग करने वाली मशीन थी, गिलोटिन। ठीक है, वहां पे ऐसा होता है, वहां पे सीधा गिलोटिन पे चढ़ाया, ऊपर करा, मशीन होती, गिलोटिन नीचे करा, ठक, सिर धड़ हो जाता था। ठीक है, मतलब वही फांसी की सजा दे रहे एक तरह से, मगर वो मशीन थी। गिलोटिन क्या होती है? दो खंभों के बीच लटकते आरी वाली मशीन है। ठीक है, जिस पर रखकर अपराधी का सिर अलग कर दिया जाता है। इस मशीन का नाम आविष्कार डॉक्टर गिलोटिन ने किया था। किसने किया था? गिलोटिन का आविष्कार डॉक्टर गिलोटिन ने किया था। ठीक है, आगे बोलता है मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर को गिलोटिन कब चढ़ा दिया गया? इसको गिलोटिन कब चढ़ाया? 1794 में चढ़ाया। ठीक है, क्योंकि उसको न्यायालय ने उसको उसको बोला था कि वो दोषी है। अगला बोला, फ्रांस में महिलाओं को मत देने का अधिकार कब से चालू हुआ? महिलाएं वोट नहीं दे सकते थे, मगर 1946 से फ्रांस में महिलाएं वोट देने लगी, 100-150 साल बाद। ठीक है, आगे बोलता है कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेश में सभी दासों की मुक्ति का कानून कब पारित किया? भाई पहले के टाइम में क्या होता था कि दास को खरीद लिया जाता था। तू मेरा दास बनेगा, तुझे मैंने पैसे दिए, जो मैं काम बोलूँ वो काम कराऊंगा। ठीक है, तो 1794 में दास प्रथा को खत्म कर दिया। 1794 में दास प्रथा को कानून बनाया, कोई दास नहीं रखेगा घर पे। ठीक है, किसने 1793 में कहा पुरुष बनने की इच्छा रखने वाली महिलाएं निर्लज है? पुरुष बनने की इच्छा रखने वाली महिलाएं निर्लज है, वो बोला था सोमेत ने बोला था। किसने बोला था? सोमेत ने बोला था। ओके, तो ये आपकी वीडियो जो आपने पूरी देखी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही आपके एग्जाम में आने वाले हैं इनमें से क्वेश्चन। ठीक है, ओके, धन्यवाद।